नमस्कार सर, आपका एनएससी स्टार न्यूज में स्वागत है। आप इस वक्त लाइव हैं। आज हम लोगों का जो मेन चर्चा था, किसानों के ऊपर चर्चा था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे परिचय देते हुए? मैं आद्या शंकर यादव और जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी बलिया। आज लाइव लेने के लिए सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं। और देश के सामने आज एक ज्वलंत समस्या है और इन ज्वलंत समस्या के खिलाफ पूरा का पूरा देश आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के पक्ष ये कह के कि हम आपकी आमदनी दूनी करने के लिए बिल लाए हैं और उन्होंने बिल पास किया है। ये पहली सरकार है जिससे किसान ने आज तक कभी कुछ मांगा ही नहीं। उसने नहीं कहा कि हमको आप बिल बना दो, कानूनी अधिकार दे दो या हमारे पक्ष में ये कर दो वो कर दो। सरकार लगातार किसानों को यह समझाने में लगी हुई है कि हम आपके फायदे के लिए ला रहे हैं, और वो तरह तरह का अपने हिसाब से फायदे बताने का काम कर रही है। इन्होंने तो वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो कानूनी बिल, किसान बिल इन्होंने पास किया है, उससे ये लगा है कि केवल इनका सबका साथ सबका विकास नारा छलावा है। इन्होंने केवल उद्योगपतियों के विकास की चिंता किया है और किसानों के साथ इन्होंने भारी छलावा किया है, जिसको देश का किसान जान गया है। और किसान लगातार सरकार पे यह दबाव बना रहा है कि आप इस बिल को वापस लीजिए, इस बिल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप अब पूछेंगे बिल कौन सा है? इन्होंने 3 बिल लाया है। एक बिल लाया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, और दूसरा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लाया है, और तीसरा भंडारण का है। शुरू में लगा कि ये किसान के लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जब किसान विशेषज्ञों ने इस बात को पढ़ा और जागरूक किसानों ने इसे देखा, तो उन्हें लगा कि अब खेती भी हमारे हाथ से जाने वाली है। इन्होंने तो अभी तक जहाज बेचने का काम किया, एयरपोर्ट बेचने का काम किया, रेल बेचने का काम किया, रेलवे की जमीनों को लीज पर देने का भी इन्होंने प्रस्ताव कर दिया। पूरा का पूरा देश खस्ताहाल की स्थिति में गुजर रहा है। और जब सब कुछ इन्होंने कर लिया, तो अब इन्होंने कहा खेती को समाप्त करो। किसान पर इनकी गिरद दृष्टि आ गई और किसान पर कहा कि एमएसपी हम लाएंगे और धान को बेचेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1800 रुपये आपको मिलेगा। आज हालत यह है इनके बिल लाने से कि किसान अपने धान को सही दाम पर बेच नहीं पा रहा। न इनकी मंडियां खरीद रही हैं, न क्रय केंद्र खरीद रहे हैं। क्रय केंद्र बिल्कुल बंद है और प्राइवेट दुकानदार उनके धान को औने पौने दाम में खरीदे। 700 से लेकर 1100 तक मजबूर होकर किसान अपने धान को बेच रहा है। किसान ये कहता है कि साहब आप एमएसपी तय कर दीजिए और जो तय आपने किया उसको कानूनी रूप दे दीजिए। और कानूनी रूप दे देंगे तो जो 1800 रुपये से नीचे हमारा धान खरीदेगा, हमारा अनाज खरीदेगा, हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, हम उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, हम उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। ये कह रहे नहीं, आप एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं, जबकि एसडीएम को इन्होंने कोई पावर ही नहीं दिया कि जिसके तहत एसडीएम कोई कार्रवाई करे। कहा एसडीएम अगर नहीं सुनता है तो डीएम के हाथ चले जाइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस प्राविधान के तहत डीएम या एसडीएम उस बिचौलिए के खिलाफ या उस व्यापारी के खिलाफ जिसने एमएस जो निर्धारित एमएसपी है उससे कम में धान खरीदा है, अनाज खरीदा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
इसके पास इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये करें, हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, हम आपको आश्वासन देते हैं। ये केवल किसान को आश्वासन दे रहे हैं, इसको कानूनी रूप नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम किसानों को इस पर एतराज है। पॉलिटिकल विपक्ष की पार्टियों को भी एतराज है, देश के मजदूरों को भी इस पर एतराज है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपकी नीयत ठीक है, किसान के प्रति आपके मन में उदारता है, किसान को आप उसके लागत का मूल्य देना चाहते हैं, तो आप जो एमएसपी तय किए हैं उसको कानूनी रूप दे दीजिए, कानून बना दीजिए, ताकि हम उसके तहत उस कम दाम पर लेने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके, उसे जेल भेजवा सके और इस पर रोक लगा सके। लेकिन सरकार इस पर हाथ खड़ा कर ले रही है और इस पर वार्ता को भी तैयार नहीं है, और इस किसानों की इस जायज मांग को, तर्कपूर्ण बात को, संवैधानिक बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस पर हमारा कड़ा विरोध है। दूसरा, इन्होंने कहा है हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ठेकेदारी खेती करेंगे, संविदा पर खेती करेंगे। हम इस तरह का बिल लाए हैं। आप बताइए, संविदा की खेती पर किसान को क्या लाभ होगा? आप कह रहे हैं हम मंडी बनाएंगे, और किसान से आप ये कह रहे हैं कि किसान से आप ये तय कर लेंगे संविदा की खेती पर कि हम आपका आलू 5 रुपया लेंगे, और वो भी आपका आलू अगर उन्नत किस्म का होगा तो, खराब किस्म का होगा तो नहीं लेंगे, और ये 5 रुपया लेना शुरू करेंगे। और शुरू में ये किसान का आलू ले लेंगे और लेकर ये भंडारण कर लेंगे, और जब ये भंडारण कर लेंगे, किसान के पास बाजार में उसकी उपलब्धता खत्म हो जाएगी, तो ये फिर अपना मांगे दाम पर बेचेंगे। और कि जब बाजार में ऊंचा दाम पर आएगा रेट, और किसान अपने आलू को बाजार में बेचने जाएगा, तो ये किसान पर फिर मुकदमा करेंगे। ऐसा इन्होंने गुजरात में किया, और गुजरात में इन्होंने करके वो 1 करोड़ का किसान के ऊपर मुकदमा ठोक दिया था, क्योंकि उस किसान ने बाजार में बेचा था। ये गुजरात का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज्वलंत उदाहरण है। तो इन पर किस बात का भरोसा किया जाए? ये तो बिल्कुल किसान को अपने दायरे में, कानून में जकड़कर उसके माल को औने पौने दाम में लेना चाहते हैं, उसके सही मूल्य को बाजार में बेचने नहीं देना चाहते हैं। और अगर वो इनको उसी दाम पर देता है, तो ये कभी जब ये मंडियां नहीं रहेंगी, तो ये कह देंगे कि आपका माल खराब है, आप इसलिए हम आपका नहीं लेंगे, ये कह के रिजेक्ट कर देंगे। और जब बाजार में बेचेगा तो उसके खिलाफ ये दाखिल करेंगे, मुकदमा दाखिल करेंगे, हरजाना दाखिल करेंगे, जैसे इन्होंने गुजरात में 1 करोड़ का दाखिल किया था। और तीसरा, इन्होंने जो बिल लाया है भंडारण का, अभी जानते हैं जब से देश आजाद हुआ है, लगातार हम लोग और आप लोग भंडारण के खिलाफ, जमाखोरी के खिलाफ सड़क पर आंदोलनरत रहे हैं। किसान रहा है, मजदूर रहा है, देश का नागरिक रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां रही है कि देश के अंदर जमाखोरी का हम विरोध करेंगे, हम जमाखोरी नहीं होने देंगे, हम कालाबाजारी नहीं होने देंगे। यह पहली सरकार है जिसने यह कह दिया कि युद्ध और आपदा को छोड़कर आप जितना चाहे उतना भंडारण कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये कार्य किसान भी कर सकता है। कैसे किसान भंडारण करेगा? अपने छोटे से घर में कौन सा भंडारण कर लेगा? उनके पास भंडारण करने की क्या स्थिति है? और फिर किसान तो अपने खेत में जो पैदा करता है उसको जल्दी जल्दी मंडियों में बेचता है, उससे जो पैसे मिलते हैं उसे अगले सीजन की खेती की तैयारी करता है, अपने बच्चे की पढ़ाई, अपने बाप की दवाई, अपने बेटी की शादी का इंतजाम करता है, जो बैंकों से कर्जा लेता है उसको देने का प्रयास करता है। कैसे भंडारण करेगा? इसका मतलब ये कि आपने पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण की पूरी छूट दी है, और ये भंडारण तब तक होगा जब तक बाजार से सारा का सारा किसान और बाजार से अनाज और फल और सब्जियां, ये तमाम उद्योगपति भंडारण कर लेंगे, और जब मार्केट में इस चीज का अभाव हो जाएगा तब ये अपने भंडारण से उसको निकालेंगे और बड़ी कीमतों पर, जैसे किसान से उन्होंने 5 रुपया लिया, और जब ये बाजार में माल नहीं रहेगा
तो ये 25 रुपया का लाकर उसी माल को कुछ दिन के बाद बाजार में बेचेंगे। ये पूरी की पूरी किसान, गरीब, मजदूर की खुली लूट, आम जनता की लूट का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये कालाबाजारी को बढ़ावा है और इस भंडारण से और जमाखोरी से और कालाबाजारी के बढ़ावा से देश तबाह होगा, किसान तबाह होगा और पुनः हम गुलामी की तरफ जाएंगे। ये अब हमारी जमीन को भी लूटना चाहते हैं, ये जमीन को भी छीनना चाहते हैं, जमीन पर भी ये कब्जा करना चाहते हैं और बड़े बड़े उद्योगों से इन्होंने राय मशवरा करके, इन्होंने उनसे समझौता करके उनके पक्ष में कानून बनाकर अब उनको जमीनों का मालिक और अनाजों का मालिक बनाने का प्रयास किया है। जैसे आप बताते, इन्होंने कहा हम मंडियां बनाएंगे। जब सरकारी मंडी ऑलरेडी है, देश के अंदर काम कर रही है, तो उनको सुदृढ़ आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उन मंडियों से आप क्यों काम नहीं ले रहे हैं? आप क्यों कह रहे प्राइवेट मंडियां बनेंगी? कारण इसका, आप धीरे धीरे सरकारी मंडियों को शिथिल कर देंगे और प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा देंगे। पहले प्राइवेट मंडियों में शिथिल इसलिए करेंगे, ऐसे करेंगे कि प्राइवेट मंडियों में आप अनाज खरीदेंगे, बढ़े हुए दाम पर खरीदेंगे, किसान सरकारी मंडियों में नहीं ले जाएगा क्योंकि वहां कम दाम मिलेगा। और जब 2-3 साल में आप 2-3 साल तक ये लगातार काम करेंगे और किसान प्राइवेट मंडियों में अपना अनाज बेचेगा, बढ़ा हुआ मूल्य मिलेगा, तो उसी 3 सालों में, 2 सालों में सरकारी मंडियां टूट जाएंगी और केवल प्राइवेट मंडियां जब बच जाएंगी तो उसके बाद आप किसान के साथ ब्लैकमेल करेंगे और किसान को माल को लेने से मनाही करेंगे और किसान जब मजबूर हो जाएगा तो उसके माल को, उसके अनाज को औने पौने में दाम में आप प्राइवेट मंडियों में लेंगे और जिससे किसान की कमर टूट जाएगी और इससे पूंजीपति फलेंगे और फूलेंगे, उनको बढ़ावा मिलेगा, उनकी पूंजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जैसे आपने अभी देखा बीएसएनएल एक अच्छी कंपनी थी, बीएसएनएल पर बड़ा भरोसा था और बीएसएनएल ठीक काम कर रहा था, लेकिन इन्होंने बीएसएनएल को धीरे धीरे शिथिल कर दिया और उसके मुकाबले में अंबानी साहब का जियो ला दिया और पहले जियो कहा कि जियो सिम चलाइए। यह उदाहरण के तौर पर मैं पेश कर रहा हूं। कहा जियो सिम चलाइए और कहा यह जियो सिम फ्री चलेगा। आज के नौजवान दीवाना हो गए और उन्होंने सारे सिम को चेंज किया और जियो सिम चलाया। और जब जियो सिम चलाया तो कुछ दिन के बाद इनको लगा कि अब हमारी मार्केट बन गई, तो इन्होंने कहा कि अब 190 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब 190 का रिचार्ज हुआ, अब 190 का कुछ दिन चला, उसके बाद इन्होंने 300 पता नहीं कितने का कर दिया और धीरे धीरे तो उसका रेट बढ़ा दिया। एक तरफ बीएसएनएल को खराब कर दिया, जिस पर विश्वास था उसको डैमेज कर दिया, शिथिल कर दिया, कर्मचारी बेकार हो गए, उपभोक्ता बेकार हो गए और जियो को धीरे धीरे फ्री में करते करते धीरे धीरे दाम बढ़ाकर आज उसको आसमान पर ला करके वह अंबानी साहब को की आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी करने का मोदी सरकार ने इंतजाम करने का काम किया। यह ज्वलंत उदाहरण है। इसी तरह से इन मंडियों को भी महिमा मंडित करेंगे और सरकारी मंडियों को शिथिल करने का काम करेंगे, जो किसानों के साथ एक भारी धोखा है, भारी छलावा है, जिसको किसान जान गया है। वो जानता है, किसान तो मौसम वैज्ञानिक भी है। अपने खेत की बुआई करने के लिए किसान किसी कृषि वैज्ञानिक से नहीं पूछता कि मिट्टी कैसी है, वो मौसम को, आसमान को देखकर बता देता है आज बारिश होने वाली है। मिट्टी को हाथ से उठाकर बता देता है ये बुआई की योग्य है। वो अपने अनुभव के आधार पर खेती करता है और अपनी आमदनी को बढ़ाता है, अपने जीवन को जीता है। तो इनके मंशा को समझने में किसान को कितना समय लगेगा? इनके मंशा को किसान समझ गया है और इसी के चलते आज किसान लगातार आंदोलनरत है। इस कड़ाके की ठंड में पूरा का पूरा परिवार, किसान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे आज सड़क पर हैं और सड़क पर खुले आसमान के नीचे हैं। लेकिन सहटवादी सरकार, पूंजीपतियों की पोषक सरकार
शायद किसानों की ताकत को नहीं समझ रही। अगर ये बिल बहुत अच्छा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार या अकाली दल आपका सहयोगी दल था, प्रकाश सिंह बादल जी का जो अकाली दल है, उसकी मंत्री थी आपकी कैबिनेट में हरसिमरत कौर, वो क्यों इस्तीफा दे दिया? इसके पास है क्या जवाब? आप ही की मंत्री ने इस्तीफा दिया, आपके सहयोगी दल की साथी थी, आपके कैबिनेट के मिनिस्टर थी, क्यों इस्तीफा दे दिया? इसका जवाब है क्या आपके पास? और आप ही के सहयोगी दल अकाली दल के प्रमुख बादल सिंह, प्रकाश सिंह बादल ने उनको जो अवार्ड मिला था वापस कर दिया, क्यों कर दिया? इसका जवाब है क्या? पंजाब में अभी डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया अवार्ड से और कहा अगर अवार्ड ये रखेंगे तो ये किसान के साथ धोखा है, हम इसको नहीं रख पाएंगे। आज इस किसान का समर्थन अमेरिका, यूरोप और दुनिया के कई देशों ने किया है, आम जनता कर रही है, देश के अंदर सारी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। केवल आप हठबाजता पर उतरे हुए हैं और कुछ चुनिंदा आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, जिनको आप गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, वो आपके पक्ष में है। बाकी पूरा देश, किसान, मजदूर, नौजवान, ये सब के सब। आप बताइए, किसान का इस देश में, किसान की दृष्टि जहाँ एक दृष्टि खेत पर रहती है, वहीं दूसरी दृष्टि देश पर होती है। अपने फटेहाल स्थिति में खेती से पैदा करके देश को अन्न देता है, धरती का सीना चीर करके देश को अनाज देता है, जिसको कलेक्टर कप्तान से लेकर प्रधानमंत्री तक खाते हैं, और वहीं अपने जवान बेटे को देश की सीमा पर भेजकर, ग्लेशियर के इलाके में भेजकर, कड़ाके की ठंड में भेजकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करता है। इतने बड़े वफादार कौम पर, इतनी बड़ा वफादार पूरी जमात पर कबर आप जो विश्वासघात कर रहे हैं, जो आप उसको तबाह करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, जो उसको लूटने और बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तब आज किसानों ने कहा है हम इन आपके तीनों बिल का विरोध करते हैं। हमें इन तीनों बिल को आप वापस लीजिए, हमें आपका यह तीनों तथाकथित लाभकारी ये बिल नहीं चाहिए। हमने आपसे कोई बिल मांगा ही नहीं था, आप बगैर मांगे हमको मत दीजिए। हमने आपसे कोई प्रेयर नहीं किया, कोई आरजू नहीं किया, कोई विनती नहीं किया, कोई मिन्नत नहीं किया है। आप क्यों इतने मेहरबान हैं? आप इतना मेहरबान मत हुइए। अगर आप हमारे ऊपर मेहरबान हैं तो हमारी एक छोटी सी आरजू है कि आप जो ये बनाए गए हैं बिल, ये तीनों बिल को आप वापस लीजिए, और आप बिल को वापस ले लीजिए, हम जैसे थे हमको इसे रहने दीजिए। इतनी छोटी बात है, और इस पर आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आपको तो मान लीजिए, जब किसान आपसे मांग नहीं रहा है तो काहे जबरदस्ती उसको आप दे रहे हैं? अरे भाई, भूखे को भोजन देना चाहिए, आप खाना क्यों उसको दे रहे हैं जो खाना ही नहीं चाहता? आपका खाना आपको मुबारक, आप लिए रहे अपना अडानी साहब को और अंबानी साहब को ये दे दीजिए, बिल वापस कीजिए, उनको दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये इस तरह के इस घटिया और काले कानून का हम घोर विरोध करते हैं, और मैं बिल्कुल किसानों के साथ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी पलटन मजबूती से खड़ी है, और इसको अंतिम सांस तक हम लोग लड़ेंगे और इस काले कानून का विरोध करते हैं। किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं, हाईवे पर किसान खेत में अकेले काम नहीं करता, किसान काम करता है खेत में, उसकी पत्नी काम करती है, उसकी बेटी काम करती है, उसकी बहू काम करती है, उसका बेटा काम करता है, अब तब जाकर थोड़ी उपज होती है। इसको भी ये लूटना चाहते हैं। ये तो हमने देखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे आई थी और आकर के देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हमें लगता है कहीं ना कहीं देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूं, प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, किसानों से अपील करना चाहता हूं, मजदूरों से अपील करना चाहता हूं, वकील भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, मैं सब समाज के बुद्धिजीवी और समाज के
जागरूक लोगों से का आह्वान करना चाहता हूं, आप जहां हो वहीं से इस काले कानून के खिलाफ खड़ा होकर किसानों की इस लड़ाई में अपनी सहभागिता देकर इसे मजबूत करने का काम करें और सरकार को इतना मजबूर करें कि ये सरकार अपना ये काला कानून वापस ले और किसानों वापस ले, ताकि किसानों की जमीन बच सके, किसानों की भूमि बच सके, हमारी खेती बच सके। हमारी वही जीविका का साधन है, खेत जमीन हमारी माँ है और हम माँ के साथ किसी तरह का कोई सौदा नहीं होने देंगे, इस बात का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम किसान की लड़ाई के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।